हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने जीव और पर्यावरण के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने इसके भौतिक या अजैविक कारकों को स्टार्ट किया था, है ना। तो हमने देखा था कि 3 भागों में बांटा गया है: जलवायु संबंधी कारक, स्थलाकृतिक कारक और मृदीय कारक, है ना। तो जलवायु संबंधी कारक में हम प्रकाश और तापमान के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जल वर्षा या अवक्षेपण। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र की वनस्पति, ठीक है, और वहाँ के जंतुओं पर उस क्षेत्र की वर्षा, इसके अलावा वायु की आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, वायु की आर्द्रता और हिम यानी कि बर्फबारी आदि का सीधा प्रभाव पड़ता है ना। यानी कि किसी भी क्षेत्र की वनस्पति कैसी होगी उसका मुख्य रूप से प्रभाव उस पर पड़ता है। पहले तो उस क्षेत्र की वर्षा क्षेत्रफल, वर्षा की मात्रा पे। ओके, जैसे कि अगर कोई क्षेत्र है, अगर वहाँ पे कम वर्षा होती है तो क्या होगा, वनस्पतियाँ कैसी होंगी? क्या सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाएंगी? नहीं पाई जाएंगी, है ना। छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाएंगी या फिर कांटेदार पौधे पाए जाएंगे उस क्षेत्र में। और जहाँ पे मूसलाधार वर्षा होती है वहाँ क्या होगा, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। और इसके अलावा जहाँ पे वर्षा की मात्रा सीमित है, मतलब कि ना ज़्यादा है ना कम है, तो वहाँ पे कैसे पाए जाएंगे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे, है ना। पर्णपाती वन यानी कि साल में एक बार जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना। तो जिस तरह से वर्षा होगी उस तरह से वहाँ का मानसून हो जाएगा, ठीक है। वर्षा जिस तरह से होगी, जिस मात्रा जिस तरह से होगी वर्षा की किस क्षेत्र पे, उसी तरह का उस क्षेत्र पर मानसून भी हो जाएगा। ओके, देखिए पृथ्वी की सतह पर क्या होता है कि वातावरण के बीच में, जो पृथ्वी की सतह या वातावरण कह सकते हैं, उनके बीच में 2 क्रमिक घटनाएं हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण पर 2 क्रमिक घटनाएं हमेशा चलती रहती हैं, जिसे बोलते हैं अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन। तो हम कहेंगे कि पृथ्वी की सतह तथा वातावरण के बीच दो क्रमिक घटनाएं, मतलब क्रम से चलने वाली, ठीक है। क्रमिक मीन्स होता है क्रम से चलने वाली, क्रमिक घटनाएं चलती रहती हैं जैसे कौन सा है, जैसे है अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन और वाष्पोत्सर्जन। और इसी के कारण पृथ्वी पर वाटर साइकिल चलती रहती है। वाटर साइकिल समझ रहे होंगे, यानी कि पृथ्वी पर जो भी जल स्रोत हैं, जल स्रोत से जल का वाष्प के रूप में ऊपर उठना, है ना, और संघनन होना, फिर बादल के रूप में परिवर्तित होना और ठंडी होकर नीचे बरसना, ठीक। यानी कि एक साइकिल के रूप में जो चलता है, एक वाटर साइकिल चलती है, उसका मुख्य रीज़न क्या होता है, अवक्षेपण और वाष्पोत्सर्जन। तो हमारी पृथ्वी पर वर्षा जो है वो जल का मुख्य स्रोत है ना। बादलों के द्वारा जो वर्षा पृथ्वी पर गिरता है वो हमारी पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत होता है, और इस जल का उपयोग पौधे और जंतु करते हैं। और देखिए जल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, यानी कि वर्षा हम कह सकते हैं कि वर्षा किस पर निर्भर करता है। तो वर्षा में मुख्य रूप से जो है किसी भी क्षेत्र के भूगोल पर, है ना, वायु की गति पर, दिशा आदि पर निर्भर करता है, ठीक है। वर्षा किसी क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति, आप कह सकते हैं भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा वायु की गति, वायु जिस ओर बहेगी, है ना, जिस दिशा की ओर वायु प्रवाहित होगी तो बादल भी क्या होंगे, उस दिशा में प्रवाहित हो जाएंगे और वहाँ पे बरस जाएंगे, है ना। जब बादल अधिक संघनित हो गए उस क्षेत्र के अन्य बादलों से मिलकर, तो संघनित हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होकर नीचे बरस पड़ेंगे, ठीक है। तो वायु की गति भी
काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इसके अलावा दिशा भी, ठीक है, दिशा आदि पर निर्भर करते हैं। देखिए, जो जल से भरे हुए बादल होते हैं, है ना, जैसे कि, रुकिए, अच्छा मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। देखिए बेटा, ये आप लोग की बुक में फिगर दिया हुआ है वाटर साइकिल का। ओके, तो ये देखिए, एक वाटर बॉडी है ना, ये कोई रिवर है ना। तो रिवर से एवोपोरेशन की घटना हो रही है। एवोपोरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन से फिर ट्रांसपायरेशन हो रहा है। ओके, उसके बाद ये कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, ठीक है, संघनन हुआ। जो भी वर्षा वाष्प की मात्रा थी ऊपर जाकर संघनित हो रही, एक छोटा बादल बना, ठीक है, तो आसपास के अन्य बादलों से जुड़ा और बड़ा बादल बना, फिर एक अन्य बादल से जुड़ा बड़ा सा बादल बन गया, ठीक है, संघनन हो गया इसमें। फिर ये संघनन होने के बाद ये इनमें प्रेसिपिटेशन की घटना हुई और ये नीचे बरस पड़े, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो ये तो मान लीजिए किसी एक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो सेम यही कंडीशन होता है बेटा। बड़े बड़े जैसे कि मानसून आता है, तो हम मानसून के समय हम सुनते हैं ना कि अरब सागर से उठता है मानसून, फिर केरल में बरसता है, उसके बाद जो है अन्य जो है उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो देखिए, अरब सागर से जब मानसून उठता है तो केरल राज्य में एक पहाड़ है, वहाँ टकरा जाता है और वहीं पे बरस जाता है, ठीक है। फिर अन्य जो है जलवाष्प उठते हैं और जलवाष्प उठ के फिर उत्तर भारत की ओर आते हैं, है ना। तो उत्तर भारत में क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत से टकरा जाता है और टकरा के ऊपर उठ जाता है और संघनित होने लगता है, ठीक, संघनित होता है, फिर हिमालय की तराई क्षेत्रों में बरस जाता है पानी, है ना। और इसलिए उत्तर भारत में ज़्यादा पानी बरसता है। ओके, तो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। तो वही कह रहा है कि वर्षा जो है वो किस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, जो जलवाष्प है वायु की दिशा के सामने आ जा रहा है, पहाड़ आ जा रहा है, तो वो उससे टकरा रही है और पानी वहीं बरस रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ पहाड़ ना होता तो क्या होता, तो वो जो है बादल और आगे बढ़ सकते हैं, है ना। वायु जो है बहा के बादलों को और आगे ले जा सकती है, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पे सूखा क्षेत्र हो सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे क्लास में पूछा जाता है कि हिमालय को हमारे देश का प्रहरी क्यों कहा जाता है। अगर हमारे देश में उत्तर में हिमालय ना होता तो क्या होता, है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, हिमालय ना होता तो क्या होता, हिमालय से टकरा के ही तो जो जलवाष्प है वो बरस जा रहा है। तो यानी कि हमारे देश की जो उपजाऊ बनाने में जो हमारे सबसे बड़ा योगदान है इसी हिमालय का है ना। और इसके अलावा दुश्मनों से रक्षा तो वो करता ही है, ठीक। अगर हिमालय ना होता तो क्या होता, जो जलवाष्प से भरे हुए बादल जो यहीं पर टकरा के बरस रहे हैं वो क्या होते, वो उड़ के आगे जा सकते थे। इससे क्या हो सकता था, जब उड़ के आगे चले जाएगा तो यानी हमारा देश सूखा रह जाता। तो इस तरह से काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, भौगोलिक स्थिति जो है काफ़ी निर्भर करती है, निर्भर नहीं, प्रभावित करती है। ओके, तो यहाँ से आप भौगोलिक स्थिति वायु की गति को समझ रहे होंगे, है ना। वायु की गति और दिशा को समझ रहे होंगे, जिस दिशा में वायु प्रवाहित होगी, ठीक है, जहाँ से उठी यहाँ प्रवाहित हो रही तो बादलों को भी अपने साथ वो उड़ाएगी वहाँ तक, है ना। इससे क्या होगा, जहाँ पे बादल ज़्यादा पहुँचेंगे, ज़्यादा संघनित होंगे, तो वहीं पर ये बरस जाएंगे और वहाँ की क्षेत्र कैसी होगी, उपजाऊ होगी, है ना। जहाँ पर वर्षा का जल जहाँ है ज़्यादा, क्या होगी, वहाँ पे जल की अधिकता रहेगी, यानी फसलों का उत्पादन अधिक होगा, ऊपर से उपजाऊ भी होगी। और हाँ, वनस्पति कैसी होगी, वनस्पति भी सदाबहार उगेगी, है ना। ओके, नेक्स्ट है अब जल का पौधों पर प्रभाव। तो जल के बारे में सबसे प्रमुख चीज़ तो ये होती है कि ये सार्वत्रिक विलायक होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना, यानी सब कुछ इसमें जो है मिल जाता है, घुल जाता है। और ये समस्त जैविक क्रियाओं का एक मुख्य माध्यम होता है। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो किसी क्षेत्र में जैसे कि जल वनस्पति कैसी होगी, तो वहाँ की जल पर निर्भर करती है और साथ ही उस जल की मृदा पर निर्भर करती है, उस क्षेत्र की मृदा पर निर्भर करती है। क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के पौधों का, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के पौधों का जल मिलना किस पर निर्भर करता है, मृदा पर निर्भर करता है, ठीक। उस क्षेत्र की मृदा कैसी है तथा उसकी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, ठीक है, वाटर
होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक, अगर मृदा की यानी कि उस क्षेत्र की मिट्टी की बात हो रही है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, यानी कि वो जल धारण क्षमता इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, कि जो है मिट्टी की अगर जल धारण क्षमता अच्छी होगी तो वनस्पति भी वहाँ पे अच्छी उगेगी। अगर जल धारण क्षमता अच्छी नहीं हुई, शुष्क अगर है मृदा, जैसे कि मरुस्थल की बात करें अगर हम, मरुस्थल में क्या होती है कि रेत ही रेत है, तो रेत में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी काफ़ी कम होती है ना, तो यानी कि पौधों को पानी मिलता तो है पर काफ़ी कम मिलता है। तो इस तरह से वहाँ के पौधे कैसे होते हैं, छोटे छोटे कटीले, ठीक, या फिर छोटी कटीली झाड़ियाँ होती हैं। तो आप वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को समझ रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जल की उपलब्धता के आधार पर पादपों को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन सा है ये। पहला है हाइग्रोफाइट, हाइग्रोफाइट्स को बोलते हैं हिंदी में आर्द्रतोद्भिद, ओके। तो ये जो होते हैं ये आर्द्र और नम क्षेत्रों में रहने वाले पादप होते हैं, ठीक है। आर्द्र व नम क्षेत्रों में रहने वाले पादप। दूसरे टाइप का होता है समूह समुद्भिद, समुद्भिद को बोलते हैं मीजोफाइट्स, समुद्भिद, ओके। तो ये जो पौधे होते हैं समुद्भिद पौधे कैसे होते हैं, ये अनुकूल नमी और एरेशन में उगने वाले, एरेशन यानी कि वायु, ठीक है, एरेशन को बोलते हैं जहाँ वायु की उपलब्धता हो, अनुकूल नमी और वायु, इस तरह से कह सकते हैं आप, अनुकूल नमी व वायु में उगने वाले पादप, ठीक है। यानी कि मेसोफिल समुद्भिद में ऐसे पौधे उगते हैं जिनको जो है एक अनुकूल, उनके हिसाब से अनुकूल नमी होनी चाहिए और वायु की उपलब्धता भी होनी चाहिए। थर्ड देखिए, थर्ड होता है ज़ीरोफाइट, ज़ीरोफाइट्स को बेटा बोलते हैं मरुद्भिद। ये तो नाम से ही आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कि कैसे पौधों की बात कर रही हूँ। मरुद्भिद यानी शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधे, है ना, शुष्क क्षेत्र यानी कि रेगिस्तान में। उगने वाले पादप। तो ये जो टॉपिक है बेटा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है इसमें, इसको केवल आपको समझने की आवश्यकता है ना, ताकि अगर कभी आ भी जाए तो आप इसे अपनी समझ के आधार पर लिख सकें। तो इन तीनों के बारे में आपसे अति लघु में भी पूछा सकता है और साथ ही इससे कभी कभी लघु के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वायुमंडलीय आर्द्रता। तो वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होता है, वातावरण में जलवाष्प के रूप में पाए जाने वाले वायु की नमी आर्द्रता कहलाती है या फिर वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। क्या कहेंगे हम, वातावरण में जलवाष्प के रूप में
पाई जाने वाली वायु की नमी को क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ठीक है। और वायु के इकाई आयतन में जल वाष्प की जो मात्रा होती है वह वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाती है। तो किसी क्षेत्र का तापमान, हवा और उस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई और इसके अलावा मिट्टी की जो आर्द्रता होती है, मिट्टी में जो नमी होती है ना, और वनस्पति वार्षिक वर्षा की दर, ये सभी कारक जो होते हैं ये आर्द्रता को प्रभावित करते हैं। ठीक। तो हम कहेंगे कि किसी क्षेत्र की ताप, हवा, समुद्र तल से ऊंचाई, मिट्टी की आर्द्रता, वनस्पति और उस क्षेत्र की वार्षिक वर्षा दर, है ना, एक वर्ष में कितना पानी बरसता है, यानी कि एक मानसूनी सीजन में हम कह सकते हैं कि एक सीजन में कितना पानी किस क्षेत्र में बरसता है, तो उसे हम कहते हैं वार्षिक वर्षा दर। ठीक। इत्यादि जो कारक होते हैं ये आर्द्रता को प्रभावित करते हैं। देख लेते हैं कि आर्द्रता का पौधों पर क्या प्रभाव होता है। पौधों पर प्रभाव, तो देखिए आर्द्रता से क्या होता है, वाष्पन ना, वाष्पन यानी कि पौधों में भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। ठीक। तो वाष्पन और साथ ही वाष्प का द्रवण यानी कि कंडेंसेशन, वाष्प का द्रवण को बोलते हैं कंडेंसेशन। और इसके अलावा अवक्षेपण प्रभावित होता है। ठीक है। यानी कि इस क्षेत्र में जितनी आर्द्रता होगी, जितनी नमी होगी, उस क्षेत्र में उन जो उपस्थित वनस्पति है वहाँ से उसी के आधार पर ही वाष्पन होगा। ठीक है। वाष्प में का द्रवण होगा, यानी कि उनके कंडेंसेशन की क्रिया होगी, और साथ ही उनका अवक्षेपण भी उसी आधार पर ही होगा। देखिए जैसे क्या होता है कि किस क्षेत्र में अगर आर्द्रता अधिक है ना, यानी किसी क्षेत्र की आर्द्रता अगर अधिक है तो क्या होता है कि आर्द्रता, क्योंकि वायुमंडल में खुद ही अधिक है, तो पौधे में अगर अधिक है तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर उनकी बढ़ जाएगी, है ना। और जब आर्द्रता कम है, अगर कोई क्षेत्र शुष्क है, तो क्या होगा, उनकी पौधों की वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, क्योंकि पानी मिलने का कहीं उनको चांस तो है नहीं, है ना, पौधों को। तो क्या होगा, जो उनका रेट होगा, आर्द्रता का जो दर होगा वो कम हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि आर्द्र वातावरण में जो उगने वाले पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं, है ना। आर्द्र वातावरण में उगने वाले पौधे अपेक्षाकृत अधिक लंबे, पतले और येलोइश होते हैं, यानी कि पीले पीले से होते हैं।
कुछ ऐसे पौधे होते हैं बेटा जो वायुमंडल की आर्द्रता को डायरेक्ट जो है अवशोषित कर लेते हैं, डायरेक्ट उपयोग में लेते हैं। जैसे कि अच्छा, मैं पूरा सेंटेंस लिख देती हूँ कि कुछ पौधे जैसे हैं आर्किड, मॉस, लाइकेन वायुमंडल की आर्द्रता को सीधे उपयोग में लेते हैं। ठीक है। और कुछ कवक होते हैं उन, और इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इनका जो बीजाणुओं का, इनमें जो बीजाणुओं का अंकुरण होता है वो भी आर्द्रता से प्रभावित होता है। तो हम कहेंगे कि कवकों तथा सूक्ष्म जीवों के बीजाणुओं का अंकुरण आर्द्रता से प्रभावित होता है। ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र की आर्द्रता को प्रभावित करने के लिए उस क्षेत्र के तापमान, प्रकाश और बर्फ इत्यादि प्रमुख कारक होते हैं, है ना। कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र की आर्द्रता को उस क्षेत्र के ताप, प्रकाश, बर्फ यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लो बेटा, किसी क्षेत्र की जलवायु होना चाहिए, किसी क्षेत्र की जलवायु को, ठीक है, उस क्षेत्र का ताप, प्रकाश, बर्फ और आर्द्रता, है ना, आर्द्रता, जलवायु और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वनस्पति कह लीजिए, वनस्पति जीव, ठीक, ये भी ऐड कर लीजिए, जीवों को आदि प्रभावित करते हैं। ठीक है। यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति और जीव किस प्रकार से होंगे, ये ये किस पर डिपेंड करता है, उस क्षेत्र का तापमान, प्रकाश, ठीक, बर्फ और आर्द्रता। अब देखिए नेक्स्ट है वायुमंडलीय गैसें। तो किसी भी क्षेत्र के जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो उस क्षेत्र पे जो भी उगने वाले पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनको प्रभावित करेगा, है ना। वायुमंडल में जितनी गैसें होती हैं वो प्रभावित करते हैं सभी को, जीव जंतु को, जीवधारियों को, ठीक। और इसके अलावा देखिए जैसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कल कारखाने लगे हैं, है ना, तो कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है, तो धुआं में अनेक प्रकार के कुछ विषैली गैस होती हैं, ठीक। तो जो विषैली गैस होती है वो भी वहाँ के क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करती हैं, है ना। यानी कि उन गैसों के प्रभाव से वहाँ की वनस्पति जो है कुछ भिन्न प्रकार की हो जाएगी, या कुछ वनस्पतियाँ जो है विलुप्त भी हो सकती हैं, तो प्रभावित करती हैं। और इसके अलावा सड़कों किनारे जो पौधे हैं, तो सड़कों किनारे जो पौधे हैं उनको कौन प्रभावित करेगा, जो सड़कों पर चलने वाले वाहन होते हैं उनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं। तो धुएं में भी अनेक प्रकार के कण होते हैं, तो जो वायुमंडल मिल जाते हैं और पौधों के द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं। तो हम वायुमंडल गैसें मतलब कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो है पौधों को या फिर वनस्पति को प्रभावित किस प्रकार से करती हैं, तो इसके बारे में कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में क्या पाया जाता है, हमारा वायुमंडल किससे किससे बना है, कौन कौन सी गैसों से, ऑक्सीजन से, है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, ठीक है, और अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव के अलावा क्या होता है, परागकण, पौधों से निकलने वाला परागकण,
वायुमंडल में O2, CO2, NO2, सूक्ष्मजीव, परागकण इत्यादि होते हैं जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। वनस्पति को प्रभावित करते हैं। कारखानों, अब जब हम ये तो मान लीजिए प्राकृतिक रूप से हो गए। अब देखिए कारखानों की बात करें तो कारखानों से क्या प्राप्त होता है, निकलता है, निकलने वाले कार्बन के विभिन्न प्रकार की गैसें, कौन कौन सी गैसें बेटा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 CO2, फिर NO2, फिर SO3, ये क्या करती हैं? ये भी वायुमंडल में मिल जाती हैं और वायुमंडल में मिल जाती हैं तो वनस्पति को प्रभावित करती हैं। ठीक, और कुछ गैसें होती हैं जैसे कि मीथेन वगैरह हैं, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दलदली क्षेत्रों में मीथेन कैसी गैस होती है? जहरीली गैस होती है। ये भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं, है ना। और सड़कों पर चलने वाले वाहन, ठीक है, वाहन से निकलने वाले जो गैसें होती हैं, धुएं होते हैं, वो किसको प्रभावित करेंगे? वो भी आसपास की वनस्पति को प्रभावित करते हैं, है ना। तो उस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वायुमंडल जितने भी गैसें होती हैं वो सभी वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से उपस्थित हों या फिर कृत्रिम रूप से उपस्थित हों। ठीक, चलिए वायुमंडल से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, गैसों से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है वायु, है ना। तो वायु का जो है प्रमुख गुण होता है कि ये हमेशा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर प्रवाहित तो होता है। ठीक है, वायु अधिक दबाव से कम दबाव की ओर प्रवाहित देखिए क्या होता है कि अगर किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में क्या होता है कि अगर वायु का दबाव या दाब कम हो जाता है तो उस दबाव को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्र से वायु जो है इस कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ताकि जो है यहाँ पे भी मेंटेन रहे दबाव। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि किसी क्षेत्र का दबाव कम होता है, किसी क्षेत्र का दबाव अधिक होता है। तो देखिए बेटा कि वायु में दबाव में भिन्नता का जो मुख्य कारण होता है ये होता है क्षेत्रों में असमान ऊष्मण, यानी कि हर क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र के गर्म होने की क्षमता जो है अलग अलग होती है ना। कोई क्षेत्र जो है अधिक गर्म है, कोई क्षेत्र अधिक ठंडा है। तो जो गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पे हमेशा वायु का दाब जो होता है वो कम होता है। जैसे कि हम बात करें भूमध्य रेखा की, यानी कि पृथ्वी पे जो बीचों बीच लाइन खींची गई है, अगर आपके पास ग्लोब हो तो आप ग्लोब में ये चीज़ देख सकते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन खींची गई, काल्पनिक रेखा है, ऐसे खींची नहीं गई है ना, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के पास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे हमेशा अधिक गर्म होता है। ठीक, अधिक गर्म होता है ना। और अधिक गर्म होता है तो क्या होता है, वायु का क्या होगा, दबाव भी कम होगा, कम होता है। तो क्या होता है, वायु जो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर प्रवाहित होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ फिगर के माध्यम से। देखो बेटा, मान लो ये ग्लोब है, ठीक, पृथ्वी है ये, और तो यहाँ बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पे सूर्य का प्रकाश जो बेटा सीधे पड़ता है ना, सीधे पड़ता है। तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ जितना भी क्षेत्र होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। ठीक, गर्म होगा तो गर्म होके वायु जो है ऊपर उठ जाती है, यानी कि वायु का दबाव यहाँ पे कम होगा।
तो भूमध्य रेखा पे वायु के दबाव को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि ठंडे प्रदेशों से, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों से, है ना, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों से क्या होते हैं, वायु चलती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, तापमान कम होता है, वायु का दबाव अधिक होता है। यहाँ क्या होता है, तापमान अधिक होता है, वायु का दबाव कम होता है। ताप अधिक, समझ लीजिए, और वायु दाब कम। यहाँ क्या है, उत्तर और दक्षिण में क्या होता है, ताप कम, वायु दाब अधिक, है ना। यहाँ भी सेम कंडीशन होगा। ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ है, और ये है साउथ। ताप कम, वायु दाब अधिक। ठीक, वायु दाब अधिक है। अभी हमने कहा ना कि दबाव वायु कहाँ से प्रभावित होती है, हमेशा अधिक से कम की ओर। और यहाँ पे क्योंकि तापमान बहुत अधिक होता है तो वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पे जो है वायु की जो समानता को बनाए रखने के लिए उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों से वायु प्रभावित होती है इन क्षेत्रों की ओर। ठीक है, और इसी तरह से देखिए बेटा, ऊंचे जो पहाड़ होते हैं और समुद्र तट होते हैं वहाँ पे हमेशा तेज पवनें चलती रहती हैं, है ना। ऊंचे पहाड़ों व समुद्र तटों पर तेज हवाएं चलती रहती हैं। अब देखते हैं हम वायु का पौधों पर प्रभाव। पौधों पर तो इसका तो आप लोग प्रत्यक्ष प्रभाव देख ही चुके होंगे। वायु जब तेज चलती है, आंधी वगैरह आती है तो क्या होता है कि पौधे गिर जाते हैं, है ना। और इसके अलावा जब वायु जो है तेज चलती है तो पौधों की वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक हो जाती है ना। और वायु जब कम चलती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी उनकी कम होती है। और वृक्ष और पेड़ जो गिरते रहते हैं वो तो आपको पता ही है। तो हम कह सकते हैं कि वायु की गति अधिक तीव्र या कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित होती है। पहला पॉइंट तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा है कि अधिक तीव्र जब वायु चलती है तो भूमि पर जो स्थित जल होते हैं उनका भी वाष्पन अधिक होता है ना। तो हम यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, वायु की गति अधिक होने पर भूमि पर स्थित जल स्रोत जो होते हैं, ठीक, जल में वाष्पन तीव्र हो जाता है। ठीक, तीव्र हो जाता है। ओके, वायु की जब गति अधिक हुई तो भूमि में जल जो होंगे, यहाँ पे आप समझते हैं कि भूमि पर स्थित जल है, ठीक, जलीय स्रोत हैं, वो भी हो सकता है। और भूमि का जो जल होता है, यानी कि जैसे कि भूमि में जो नमी होती है वो भी प्रभावित होती है, ठीक है, उसमें भी वाष्पोत्सर्जन की दर जो है अधिक हो जाती है। तो जब वाष्पन तीव्र गति से होता है मिट्टी पे, भूमि पर, तो क्या होता है, भूमि वहाँ की शुष्क हो जाती है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, वायु परागण को प्रभावित करता है। परागण को, ठीक है, परागण को प्रभावित करता है। वायु जब बहती है तो फूलों के जो परागकण होते हैं वो उड़ उड़ के आसपास के फूलों पे पहुंच जाते हैं, है ना। और इसके अलावा बीजों व फलों के
वितरण में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा देखिए वायु द्वारा मृदा अपरदन यानी कि मृदा का कटाव, मृदा अपरदन भी प्रभावित होता है, यानी कि मृदा का कटाव भी होता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, ठीक है, सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक, शैवाल, जीवाणु आदि के स्पोर, ये भी क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, हम देखेंगे स्थलाकृतिक कारक। तो इसे हम कहते हैं कि ऐसे कारक जिनका संबंध किसी प्राकृतिक बनावट या फिर प्राकृतिक भूगोल से संबंधित होता है। ऐसे कारक जिनका संबंध किससे निर्भर करता है, प्राकृतिक बनावट, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक बनावट पर भूगोल संबंधित होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्थलाकृतिक कारक। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे कि समुद्र की सतह से ऊंचाई, और नेक्स्ट हम कह सकते हैं पर्वतों और घाटियों की दिशा, पर्वतों व घाटियों की दिशा। ठीक है, तीसरा ढलान की प्रवणता यानी कि स्टेपनेस ऑफ स्लोप्स, और चौथा है ढलान का अनावरण यानी कि एक्सपोजर ऑफ स्लोप, ढलान का अनावरण। देखिए, किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई जब बढ़ती है तो उस जगह का ताप और वायु का दबाव क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, क्षेत्र की अगर ऊंचाई बढ़ी, जैसे मान लीजिए समुद्र तल है, तो यहाँ से अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इस क्षेत्र का तापमान और वायु का दबाव कम हो जाएगा। ठीक है, तापमान कम होगा और वायु का दबाव कम हो जाएगा, लेकिन वायु की गति और आर्द्रता में वृद्धि हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने पर ताप, ठीक, और वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है, और साथ ही में इनकी वायु की गति और आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है पर्वतों और घाटियों की दिशा। तो पर्वतों की दिशा से वर्षा, वायु और प्रकाश प्रभावित होते हैं, है ना। जैसे कि अभी मैंने पिछला ही बताया ना कि पर्वत जब रहते हैं तो बीच में जब अगर किसी क्षेत्र के बीच में पर्वत है
तो वायु उनसे टकरा जाती है ना, जिसमें नमी होती है ऐसी वायु उनसे टकराती है और वहीं पे वर्षा कर देती है। तो क्या होगा, उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा होती है तो वहाँ पे क्या होंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे, है ना। वर्षा में उगने वाले पौधे पाए जाएंगे, क्षेत्र की क्या होगी, जलवायु में नमी पाई जाएगी और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, नदियों में वर्ष भर पानी रहेगा। ठीक है, यही सब होता है। और जो जैसे जैसे मैं यहाँ फिगर बताती हूँ, फिगर में जैसे ये मान लीजिए कोई पर्वत है, तो यहाँ से अगर वायु उठ रहा है यहाँ तक गया और यहीं पर जो है ठंडा हो गया और यहाँ बरस गया, ठीक है, यहाँ बरस गया, तो जब यहीं बरस गया तो जो इधर जाने वाली वायु है वो कैसी होगी, शुष्क होगी। शुष्क होगी, यहाँ वर्षा नहीं होगा, तो यानी क्या होगा, यहाँ पे वातावरण कैसा होगा, शुष्क होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है ढलान की प्रवणता पे। चलो यहाँ भी हम यहाँ देख लेते हैं इसी फिगर से, जहाँ पे ढलान रहता है बेटा, देखिए जैसे ये वायु आई, नम वायु आ रही है और यहाँ पे टकराई और नीचे बह गई, है ना, तो क्या होगा, नदियों के रूप में नीचे बहने लगता है पानी। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ के आसपास की जो मिट्टी होती है वो बहा के चली जाती है। जब बहाते चली जाएगी वो, तो क्या होगा, यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, उपजाऊ होगी नहीं होगी, यानी मिट्टी का कटाव होगा। और यहाँ पे जो खनिज लवण होते हैं वो भी बह के नदियों के रूप में जो है, नदियों के पानी के रूप में यहाँ से बह जाएंगे। हाँ, ये जब जो नदी का जो जल है ये आसपास के जो क्षेत्रों, मैदानी इलाकों में जब प्रवेश करेगा तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको उपजाऊ कर देगा। लेकिन जहाँ ढलाव रहेगा, जहाँ पानी बरसेगा, ढलान पर कभी भी उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाएगी। ओके, यहाँ पे याद रखिए, ढलान पर कभी भी उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाएगी, मिट्टी हमेशा शुष्क होगी। ठीक, आसपास में, और उसमें जो खनिज लवण होंगे, खनिज लवण भी बह के नीचे बह जाएंगे। ठीक है, पोषक तत्व जो होंगे उनको भी है जल जो है वो अपने साथ बहा देगी। मृदा का अपरदन तीव्र होगा, है ना, और मृदा का अपरदन भी किस पर निर्भर करता है, ढलान पर। अगर ढलान तीव्र है तो मृदा का अपरदन भी तेजी से होगा। हाँ, अगर ढलान ऐसे है, मान लीजिए ऐसे कोई क्षेत्र है, तो मृदा का अपरदन कम होगा, अपेक्षाकृत तो कम ही होगा। ठीक है, तीव्र ढलान पर मृदा का अपरदन यानी मृदा कटाव तीव्र होगा। तो यही 2-3 पॉइंट है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ढलान का अनावरण। तो ढलान के अनावरण में हम ये देखेंगे कि ऐसे क्षेत्र या पर्वतीय ढाल, ठीक है, जो सूर्य के सामने पड़ते हैं, जो, ठीक है, जो सूर्य के सापेक्ष पड़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन क्षेत्रों की अपेक्षाकृत जो वनस्पति उगती है वो सूर्य द्वारा अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, देखिए वनस्पति तो यहाँ भी उगती है, लेकिन तीव्र ढाल होने के कारण क्या होता है, वर्षा जल नीचे जब बह जाता है तो वनस्पति उग नहीं पाती, आसपास का जो क्षेत्र होता है वो बंजर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब सूर्य के सामने जब पड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है कि वनस्पति जो उगती है तो वो अपेक्षाकृत इनसे तो बेटर कंडीशन में उगती है वनस्पति। और यहाँ पे पर्णपाती वनस्पति, मध्य पर्णी वनस्पति पाई जाती है, मध्य पर्णी वनस्पति पाई जाती है, यानी कि मेसोफिलस वेजिटेशन यहाँ पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सूर्य के सापेक्ष होते हैं। बस नेक्स्ट देखिए, थर्ड हेडिंग है मृदीय कारक। तो देखिए सभी पौधों को जल और जो खनिज लवण होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मृदा से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और मृदा में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी पोषक पदार्थ कहाँ से प्राप्त। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मृदा आखिर होता क्या है ना। तो पृथ्वी में जो चट्टान होते हैं बेटा, ठीक, पृथ्वी पे जो चट्टान होते हैं उनमें अपक्षय होता है, यानी कि उनमें वेदरिंग, अपक्षय को बोलते हैं वेदरिंग, यानी कि टूट फूट। तो टूट फूट से जो बनने वाली उनकी ऊपरी परत होती है उसी को मृदा कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी की चट्टानों के अपक्षय को बोलते हैं वेदरिंग। से बनने वाली ऊपरी परत
मृदा या फिर सॉइल कहते हैं। ठीक है, मृदा में क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं? खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थ। मृदा जल, मृदा में जो जल पाई जाती है, मृदा में जल की जो मात्रा पाई जाती है उसको बोलते हैं मृदा जल। ह्यूमस, मृदा वायु। अच्छा, ह्यूमस क्या होता है? तो देखिए, वृक्षों से जो पत्तियां गिरती हैं, है ना, तो वो कहाँ गिरती हैं? मिट्टी पे गिरती हैं, तो सड़ गल करके वो क्या बनाती हैं? ह्यूमस का निर्माण करती है। इसके अलावा कुछ जीव जंतु जो मृत होते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, तो उनका शरीर जो है सड़ करके मिट्टी मिल जाता है, तो ह्यूमस का निर्माण करता है ना, उसी को बोलते हैं ह्यूमस। मृदा वायु, मिट्टी में जो वायु होती है, ठीक है, ये सभी मिलके मृदा का निर्माण करते हैं या मृदा के प्रमुख अवयव होते हैं, कह सकते हैं। मृदा मृदीय जीव आदि मृदा के अवयव। ठीक है, तो देखिए, मृदा जिस तरह से होती है उस तरह से वहाँ के पौधे होते हैं। जैसे जिस क्षेत्र की मृदा होगी वैसा ही पौधा वहाँ पे उगेगा। तो हम कह सकते हैं कि मृदा के आधार पर पौधों के प्रकार। पहला देखिए, अम्लोद्भिद, नाम से समझ में आ रहा होगा, अम्लोद्भिद यानी कि ऐसे पौधे जो अम्लीय मृदा में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप। लवणोद्भिद यानी कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादप। बालिकोद्भिद यानी बालू में, ठीक है, कहाँ उगेंगे? बालू में उगने वाले पादपों क्या कहेंगे? बालिकोद्भिद। शैलोद्भिद यानी कि चट्टानों की सतह पर। चट्टानों की सतह पर उगने वाले पादप। फिर है दरारोद्भिद, तो यानी कि चट्टानों की दरारों पर मिलने वाले पौधे। ठीक है, जैसे चट्टान है, टूट गया किसी भाग में, तो इसकी जो दरार है, ठीक है, जैसे कोई चट्टान है टूट गया, अगर दरार पड़ गई उस पर, तो दरार से जो निकलने वाले पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं दरारोद्भिद पौधे। चलिए, अब नेक्स्ट है हेडिंग है मृदा का निर्माण। तो इसमें देखिए, पहला अपक्षय। अपक्षय आप लोग समझ रहे होंगे, यानी चट्टानों की टूट फूट से बनती है जो मृदा, है ना। चट्टानें टूटी फूटी, है ना, वायु का उनमें वायु के प्रभाव में आके एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ गई, है ना। तो मेन चीज़ होता है कि टूट फूट से जो निर्माण होता है मृदा का, उसको हम बोलते हैं अपक्षय। अब देखिए, आप सोच रही होंगी कि चट्टानें टूटती कैसे हैं। तो चट्टानों पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चट्टानें जो है अधिक गर्मी में अधिक गर्म हो गई, उसके बाद जो है ठंडी होती हैं, तो अधिक गर्मी से ठंडी से लगातार होते हैं, तो चट्टानों में खुद से ही टूटने की घटना हो जाती है। चट्टानें जो है क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, है ना। फिर वह और भी छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं। वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे घर्षण हो जाता है, तो उससे टूटती हैं, है ना। मतलब वर्षा का जल जब पड़ा तो उनसे जो है भी टूटती हैं वो। ठीक है, पानी के बहाव से भी टूटती हैं। तो इस प्रकार से जो है टूट फूट के वो एक बड़े बड़े टुकड़ों से फिर छोटे महीन कणों में परिवर्तित हो जाती है और मृदा का निर्माण होता है। ओके, अब दूसरा है मृदा जनन यानी कि पेडोजेनेसिस।
पहला आपने देखा ना मृदा का निर्माण कैसे होता था, अपक्षय से, वेदरिंग से, या दूसरा है मृदा जनन से। तो देखिए अपक्षय हो गया तो उसके फलस्वरूप क्या बने, छोटे छोटे टुकड़े बने, और टुकड़ों में के कणों में क्या होते हैं, जीवाणु, लाइकेन, कवक, शैवाल, सूक्ष्म आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, मोलस्क आदि जो है सुगमता से उत्पन्न होने लगते हैं, और ये उत्पन्न होकर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करते हैं, और जिन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप भी क्या निकलता है, कार्बनिक अम्ल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर इसके बाद जीवों की मृत्यु भी हो सकती है ना, जीव जो उत्पन्न हो रहा है तो मृत्यु भी तो होगी उनकी, तो जीवों की मृत्यु होती है। तो जीवों की मृत्यु के बाद कार्बनिक पदार्थों का संचय होने लगता है। उस प्रकार से क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण होने से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए मृदा के निर्माण सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है, अवक्षेपण की, टूट फूट की, टूटा फूटा है ना, जब टूट फूट गया तो जैसे दरार बन गई या छोटे छोटे कुछ कणों में बचा, तो कुछ सूक्ष्म शैवाल उत्पन्न हो गए, उस पर सूक्ष्म रूप जीव उत्पन्न हो गए, ठीक, उसमें उसने अपने जैविक क्रियाएं की, उसके बाद उसकी उसी में मृत्यु हो गई, फिर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो गया, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगी, एक मिट्टी का निर्माण हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेटा मृदा परिच्छेदिका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका, और इस पे जो है फिगर भी बनाने को आता है, और आपसे ये पूछा भी जाता है। तो देखते हैं सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो मृदा के बनने व विकसित होने में अनेक क्रियाओं के फलस्वरूप मृदा जो है कई स्तरों में बढ़ जाती है, ठीक, मृदा स्तरीय बन जाती है, कई स्तरों में बढ़ जाती है। तो मृदा के इन स्तरों के अनुक्रम, रचनात्मक और स्थानीय लवणों तथा स्वभाव को ही कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। मृदा जो है कई जो स्तर में बटी, तो उन्हीं को कह रहा है कि ये जो स्तर हैं उन्हीं के अनुक्रम, रचनात्मक और स्थानीय जो लक्षण होते हैं, तो उन्हीं के स्वभाव को हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। देखिए ये कितने भागों में बटा हुआ है, देखिए पहला है हॉरिजॉन ओ, संस्तर ओ। तो कार्बनिक पदार्थों का बना सबसे ऊपरी स्तर होता है ये संस्तर ओ, यानी कि हॉरिजॉन ओ, जो कि कार्बनिक पदार्थों का बना होता है, और इसमें पूर्ण अपघटित, कंप्लीटली डीकम्पोज्ड, अनअपघटित, अर्ध अपघटित तथा नए कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। सबसे ऊपरी स्तर पूर्ण रूप से अपघटित, अनअपघटित और अर्ध रूप से अपघटित नए कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं संस्तर ओ में। फिर है देखिए O1 या AOO उपस्तर, यानी कि इसका फिर उपस्तर भी होता है। तो ये सबसे ऊपरी उपस्तर होता है, स्तर में भी सबसे ऊपरी उपस्तर, जो हाल ही में गिरी पत्तियों, पुष्पों, फलों, शाखाओं तथा मृत जीवों एवं जीवों के उत्सर्जित पदार्थों से युक्त होता है और मुख्यतः अनअपघटित होता है। O2 देखिए क्या होता है, इस लेवल में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ अपघटन की विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट है हॉरिजॉन ए, ठीक है, संस्तर ए जो है, ये जो क्या होता है, ऊपरी स्तर से मिला ये स्तर जो है खनिज पदार्थों से भरपूर होता है, खनिज पदार्थों से भरपूर होता है, और इसमें ह्यूमस भी प्रचुर मात्रा मिलता है। देखिए जब हम हॉरिजॉन ओ पढ़े थे ऊपरी स्तर में, तो कई प्रकार सूक्ष्म जीव, और हमने पढ़ा कि हाल ही में गिरी हुई जो वृक्षों की पत्तियां होती हैं, फूल, वो सभी जो है गिरी रहती हैं, ठीक है, और उनका अपघटन जो होता है स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ देखिए ये क्या है, ये जो है जब अपघटन हो गया तो क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है ना। तो जब हॉरिजॉन ए होता है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा मिलता है, यानी कि वो जो पत्तियां, फूल आदि गिरे हुए थे वो परिवर्तित होकर ह्यूमस बना लेते हैं। और ये मुख्य रूप से बलुई मृदा का बना होता है। किसका बना होता है, बलुई मृदा का बना होता है। इसमें उपस्थित घुलनशील लवण, लोहा आदि नीचे की तरफ घुलकर चले जाते हैं, और इसी कारण इस स्तर को बोलते हैं अवक्षालन। चलिए नेक्स्ट है हॉरिजॉन बी। तो इसमें क्या होता है, इसमें निक्षालन के कारण चिकनी मिट्टी, लोहा, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड एकत्रित रहते हैं। निक्षालन समझ रहे हो, नीचे जाना, ठीक है, नीचे की ओर बढ़ना। तो संस्तर बी जो होता है हॉरिजॉन बी, इसमें क्या होते हैं, चिकनी मिट्टी, लोहा, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड्स होते हैं, और इनको जो है समपोट क्षेत्र बोलते हैं, और ये क्षेत्र कैसा होता है, गहरे रंग का होता है। तो संस्तर ओ, ए और बी को मिलाकर टॉप सॉइल का निर्माण होता है, ऊपरी मृदा का निर्माण होता है ना। और
जो संस्तर जो होता है हॉरिजॉन ए और बी, ये क्या करते हैं, ये खनिज मृदा और सोलम का निर्माण करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हॉरिजॉन सी, तो ये भी खनिज पदार्थों का ही स्तर होता है और उसमें चट्टानें और अपूर्ण रूप से अपक्षयी चट्टानें मिलती हैं, है ना, और इसको बोलते हैं सब सॉइल। फिर देखिए बारी आ रही है हॉरिजॉन आर की, तो ये जो है ये सॉइल प्रोफाइल का सबसे निचला स्तर होता है, अनपछड़ित यानी अनवेदर्ड होता है, अनवेदर्ड यानी बिना टूटा हुआ जनक चट्टानें होती हैं। ठीक है, देखिए बेटा फिगर में ध्यान दीजिए, सॉइल प्रोफाइल शोइंग द वेरियस हॉरिजॉन्स। तो सॉइल प्रोफाइल अगर पूछा जाता है तो उसके हॉरिजॉन को भी शो करना आवश्यक होता है ना। तो अगर आप जैसे कि एग्जाम में आपसे आया सॉइल प्रोफाइल, तो फिगर कैसे बनाओगे, तो उस फिगर में क्या करेंगे, आप अनेक लेवल्स को इस तरह से शो कर दोगे लाइंस के द्वारा, और आप शो कर दोगे नाम से। जैसे सबसे ऊपर कौन सा होता है, हॉरिजॉन, ओ हॉरिजॉन होता है। ठीक है, ये किसका होता है, लिथर लेयर्स होता है ओ हॉरिजॉन। ओ हॉरिजॉन के बाद हमने क्या पढ़ा था, ए हॉरिजॉन। ठीक है, ए हॉरिजॉन होता है, ये क्या होता है, टॉप सॉइल बनाता है। ठीक है, ए हॉरिजॉन क्या होता है, टॉप सॉइल बनाता है, और टॉप सॉइल में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर अक्यूमुलेशन, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। फिर देखिए इसके बाद आ रहा है जोन ऑफ एलिवेशन में, यानी कि ये लीचिंग लेयर होता है निक्षेपण की, यानी कि इसमें जो है निक्षेपण होता है। फिर देखिए बी हॉरिजॉन सब सॉइल जोन ऑफ इल्यूशन क्ले एंड सिक्योर ऑक्साइड अक्यूमुलेशन। तो हॉरिजॉन बी में हमने क्या पढ़ा था कि निक्षालन जब होता है, इसमें लीचिंग होता है, तो चिकनी मिट्टी, लोहा, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि ए, ओ और बी ये क्या बनाते हैं, टॉप सॉइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओ, ठीक है, यानी ओ वाला भाग, ए वाला भाग और बी वाला भाग। यहाँ देखिए ये सभी जब इतना क्षेत्र जब मिलता है तो वो क्या बनाता है, टॉप सॉइल का निर्माण करता है। ठीक है, फिर देखिए बी हॉरिजॉन हो गया। अब हम चलेंगे सी हॉरिजॉन पे। तो देखिए वेदरिंग पेरेंट्स मटेरियल, सम सी हॉरिजॉन वेदर फ्रॉम bedrock and others from various geological deposit such as glacial deposits। तो देखिए हॉरिजॉन सी जो होता है ये भी खनिज पदार्थों का ही बना हुआ स्तर होता है। हॉरिजॉन सी क्या होता है, खनिज पदार्थों का बना स्तर होता है। इसमें चट्टानें क्या होती हैं, अपूर्ण रूप से अपक्षयी चट्टानें होती हैं, पूर्ण रूप से टूटी फूटी नहीं होती हैं, अपूर्ण होती हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं। फिर बारी आ रही है और हॉरिजॉन की। ठीक है, तो ये सबसे यानी कि सॉइल प्रोफाइल का सबसे नीचा वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है हॉरिजॉन और ये जनक चट्टानें होती हैं, ये बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा का जो क्षेत्र है उसको कितने भाग में बटा गया है, ओ हॉरिजॉन में, ए हॉरिजॉन में, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और आर हॉरिजॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 भागों में से बांटा गया है। टॉप सॉइल कौन कौन सा लेयर मिलके बनाता है, तो बनाता है ओ, ए और बी। ठीक है, बी और सी देखिए यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हो, समझ रहे हो ना, बी और सी क्या मिलाते हैं, सब सॉइल बनाते हैं। ठीक है, ए जो है ये टॉप सॉइल बनाता है और ओ में क्या होता है, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन्स होते हैं। ओ हॉरिजॉन में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन्स होते हैं। यानी कि इसमें जो सबसे ऊपरी मिट्टी, यानी कि उसमें पत्तियां हैं, छोटे छोटे जीव जंतु मरे हुए हैं, और उसमें वेदरिंग की मतलब कि कहते हैं डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हुई है। ए क्या होते हैं, इसमें ह्यूमस का निर्माण हो गया। ठीक, देखिए फिगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पत्ती जैसा संरचना आपको दिख रहा होगा, है ना, पत्तियां गिरी हुई हैं यहाँ पे। सबसे ऊपरी भाग वो बोलते हैं ओ हॉरिजॉन। तो जब आप फिगर बनाएंगे बेटा तो आप जो है एक पूरी तरह से आप इसे कलर तो कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन इससे अलग अलग कलर से आप शो कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये ओ हॉरिजॉन हमने बनाया है, ये ए हॉरिजॉन है। ओ और ए जो कि होता है टॉप सॉइल होता है ना, ए और बी मिलके सब सॉइल बी जो होता है, बी और सी मिलके सब सॉइल बनाते हैं। ओ, ए और बी मिलके क्या बनते हैं, सोलियम का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे शो करें।